बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन और मैं हूं आपके साथ ज़रिया इरफान। प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले अपने मेहमानों का तारुफ मैं आपसे करवा देती हूं। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़िया रिजवान रज़ी साहब, अनवर रज़ा साहब, इसार राना साहब और माहिर कानून जहांगीर जदौन साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। मामलात कुछ ऐसे हैं कि तहरीक इंसाफ हर दूसरे रोज़ एक नए बयानिए, एक नई ख्वाहिश के साथ सियासी मैदान में नमूदार हो रही है। कभी ये जमात खतूत का सहारा ले रही है, तो कभी बैरून मुल्क लॉबिंग के जरिए अपने हिमायतियों को सहारा दे रही है, तो कभी पसे पर्दा मुज़ाकरात का शोशा छोड़कर खुद को और बेचैन सपोर्टर्स को दिलासा देती है। नित नई कहानियों में ये उम्मीद दिलाई जा रही है कि इस माह नहीं तो अगले माह से मुश्किलात में कमी होगी, बानी पीटीआई रिहा होंगे, फिर से मैदान सजेंगे और जल्द नए इलेक्शंस होंगे। लेकिन हकीकत में हर गुजरता दिन उनके लिए आसानियों से ज्यादा मुश्किलात का सबब बन रहा है। ख्वाहिशात बदस्तूर ख्वाहिशात ही हैं और आने वाले माहों साल में रिलीफ की कोई गुंजाइश बनते हुए नजर तो नहीं आ रही। बहरहाल, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन साहबजादा हामिद रजा ने कल एक दावा किया है कि बानी पीटीआई को खामोश रहने के बदले उनकी नाअहली हटाए जाने की ऑफर की जा रही है। उनका दावा अपनी जगह, लेकिन वो ये बताने से कासिर रहे हैं कि ये दावत कब और किसने की, जबकि खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर के बकौल उनकी जमात के ना तो बराह रास्त और ना ही पस पर्दा कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो दूसरी जानिब साबिक सदर आरिफ अलवी साहब एक हफ्ते से अमेरिका में मौजूद हैं और कैपिटल हिल में अमरीकी कानून साजों से बानी पीटीआई के लिए हिमायत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी ये कोशिशें किस कदर कामयाब होंगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की जिस कॉल का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है वो अभी दी नहीं गई है, या फिर शायद वो कॉल कभी दी भी ना जाए। उधर मुल्क में एहतसाब का पहिया एक बार फिर से घूमना शुरू हो चुका है और लंबे अरसे तक नाकाबिल गिरफ्त समझे जाने वालों को गिरफ्त में लाने की तदबीरें हो रही हैं। मलिक रियाज पर रावलपिंडी में जंगलात की जमीनों पर कब्जा करने और इस पर गोल्फ कोर्स बनाने की पादाश में रेफरेंस दायर कर दिया गया है। इसके अलावा इस रेफरेंस में साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही समेत दीगर 18 मुल्ज़िमान को भी नामजद किया गया है। जबकि सियासी और एहतसाब की खबरें अपनी जगह, लेकिन असल हौसला अफजा खबर यह है कि पाकिस्तान में बहुत से मुश्किलात के बाद खेल के मैदान फिर से पूरी आबोताब से आबाद हो चुके हैं और 29 साल बाद पाकिस्तान में आज ICC के इवेंट का इनेकाद हुआ। चैंपियंस ट्रॉफी के इब्तदाई मैच की सूरत में हो चुका है और 2009 में होने वाले वाक़े के 16 साल बाद आज हम गैर मुल्की टीमों को मुल्क में लाने में मुकम्मल तौर पर कामयाब हो चुके हैं। इस सॉफ्ट इमेज को पॉजिटिवली पूरी दुनिया तक पहुंचाने में पाकिस्तान ने कितनी मेहनत की है और इस कामयाबी पर मौजूदा हुकूमत या किसी एक शख्स को हमें काबिल तहसीन समझना चाहिए, या फिर ओवरऑल पाकिस्तान का जो पॉजिटिव इमेज है इसके अक़वाम आलम पर क्या असरात नमूदार हो सकते हैं, इस पर हम लोग बात करेंगे। स्टूडियो से स्टार्ट करते हैं रिजवान रज़ी साहब। सबसे पहले तो एक अच्छा एक वेलकमिंग जेस्चर है पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है। 29 साल बाद पाकिस्तान का खुद को इस हद तक मजबूत या मुस्तहकम कर लेना कि सिक्योरिटी कंसर्न्स खत्म हो जाए, वाला बात है पड़ोसियों के तो नहीं हुए, लेकिन फिर भी एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो इस जो चैंपियंस ट्रॉफी की 90% टीमें हैं वो सिर्फ पाकिस्तान में मौजूद हैं जी। और ये भी देखिए कि ये कितने सालों के बाद ये वाक़या हुआ है और आज पाकिस्तान दुनिया भर के मीडिया की हेडलाइन है और मुस्बत हेडलाइन है। मतलब किसी दहशतगर्दी के हवाले से हेडलाइन है। हालांकि कल जो बलूचिस्तान में हुआ है वो अपनी जगह के ऊपर, लेकिन किसी दहशतगर्दी के हवाले से नहीं, एक पॉजिटिव कल्चरल एक्टिविटी की वजह से। इसार राना इस बात को अप्रिशिएट करेंगे कि किसी ज़माने में लाहौर में बहुत ये समाजी सरगर्मियां जो थी वो हुआ करती थी। उसमें फेस्टिवल्स होते थे, उसमें अजोका फेस्टिवल बहुत अरूज हासिल हुआ ज़ियाउल हक के दौर के अंदर उनको। इस तरह बहुत सारी एक्टिविटीज हुआ करती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता, मुझे खुशी है इस बात की, मैं कोई शिकवा नहीं कर रहा, आहिस्ता आहिस्ता कराची ने ये वाला एजाज छीना है। और खास तौर पे कराची जब से नस्ली सियासत के तसल्लुत से आजाद हुआ है वहां पे ज्यादा समाजी सरगर्मियां, कल्चरल एक्टिविटीज का हमें इनकाद नजर आता है। लाहौर में उसकी निस्बत कम हो गया, लेकिन सबसे जो इसमें अहम बात यह है, मतलब अब दोनों में मुकाबला शुरू हुआ है। जैसे कराची लिटरेरी फेस्टिवल पहले लाहौर में ही शुरू हुआ, लेकिन कराची ने उसको बाम-ए-अरूज तक पहुंचा दिया। अब कराची वाला मेरा ख्याल होने वाला है, उसके बाद लाहौर की बारी है। और अभी अलहमद आर्ट्स काउंसिल में भी बहुत सारे जो ऐसे इवेंटफुल अभी मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी का जिक्र करना था, 20 से लेके 22 तक 3 रोजा किताब मेला है जी वहां पे।
अभी जो हमारे एक्सपो सेंटर के अंदर किताब मेला वो पिछले हफ्ते ही खत्म हुआ है, तो ये सरगर्मियां बहाल होना एक अच्छी सोसाइटी की तरफ मूव करने की निशानी है। बुरी बातें आप इसार राना से सुन लीजिएगा। राणा साहब, कोई है बुरी बात आपके जहन में, या फिर आप ये खुशी का मौका है इसको अच्छी तरीके से ही सेलिब्रेट करना चाहेंगे? क्योंकि पाकिस्तान में पॉलिटिक्स तो डेफिनेटली सी बात है कि हर रोज हो रही है, हर हफ्ते हो रही है, कोई वीकेंड छुट्टी का नहीं होता सियासतदानों के लिए या सियासत के लिए। लेकिन कुछ ऐसे भी इवेंट्स होने चाहिए कि जिससे पूरा पाकिस्तान जो है ना वो सेलिब्रेट करे या चीयर करे। देखें, बात यह कि इख्तिलाफ का मतलब कहीं पर भी मुखालफत नहीं है। हमें जमहूरी हक है, हम किसी से इख्तिलाफ करते हैं, सियासी और भी। लेकिन जहाँ पाकिस्तान की बात आएगी तो वहाँ मेरे लिए तो भाई सबसे पहले पाकिस्तान है। और अगर आज पाकिस्तान ने 22 साल बाद चैंपियंस ट्रॉफी हमने ले आए हैं तो मेरे लिए तो बड़ी खुशी और फख्र की बात है। मुझे क्रिकेट से इसलिए भी मोहब्बत है कि मैं क्रिकेट का बड़ा किसी दौर में अपनी टीम का अहम खिलाड़ी था। जब भी कोई बंदा कम पड़ता था तो मुझे भेज देते थे फील्डिंग करने, सामान उठाना, विकेट वगैरह इकट्ठी करना मेरी जिम्मेदारी है। मैंने सुना तो मैं क्रिकेट को बहुत अच्छी तरह समझता हूँ। बीपी शिपी की गोलियों का इंतजाम कर लिया होगा, क्योंकि जैसे हमारे शाहीनों की परफॉर्मेंस चल रही है उससे तासर तो ये मिल रहा है कि पता नहीं आज का मैच हार ही ना जाए हम। नहीं, मैं बस एक जुमला ले लें कि मैं इसलिए ये सारी बातें कह रहा हूँ कि मैं ना मैच विनिंग प्लेयर था। अच्छा। जिस मैच में मैं नहीं खेलता था मेरी टीम जीत जाती थी। तो अब अगर आपने क्रिकेट टीम को भी सियासी बुनियादों पे लेके चलना है कि अगर राना फहीम अशरफ है तो राणा वैसे वो अगर जाके मियां साहब से तस्वीर बनवा लेगा तो उसकी आउट ऑफ द वे वापसी हो जाएगी। या वो एक और लड़का जो है उसको, तो आप जब मेरिट के ऊपर लड़के नहीं लाएंगे फिर यही होगा। अब ये देखें, जिस विकेट पे 350 रन हुई हैं वहां पे बाबर आजम ऐसे फंसा हुआ है जैसे किसी खड्डा विकेट पे खेल रहे हैं। विकेट भी हम बना रहे हैं, ग्राउंड भी हमारी है, सब कुछ हमारा है। तो ये आना बड़ी खुशी की बात है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में आ गई। मुझे बड़ा इत्मीनान है, फख्र है। भारत को इससे बड़ा जवाब नहीं दे सकते। लेकिन ये इतना काफी नहीं है। हमें अपनी टीम को भी प्रोफेशनल उस पे इस्तवार करना होगा। ये कब तक हम ये डंग टपाओ पॉलिसी के भैन नूं पसंद है ते वड्डे भैन नूं पसंद है ते वो फलां नूं पसंद है ते बंदे लाओ, तो फिर यही होगा जो अब हो रहा है इस टाइम। सही। जहांगीर जदून साहब, क्रिकेट एक ऐसा यूं कह लीजिए कि स्पोर्ट एक्टिविटी है कि चाहे आपका ताल्लुक जिस मर्जी शोबे से हो, कहीं ना कहीं हमारा इंटरेस्ट या हमारे दिल की धड़कनें जो है ना जहां जहां पाकिस्तान खेलता है उसके साथ जुड़ी होती है, कनेक्टेड होती हैं। सर, कितने वेल कनेक्टेड रहे आज पूरा दिन आप पाकिस्तान की क्रिकेट परफॉर्मेंस के साथ? और दूसरा ये भी कि आपको लगता है कि जो ये डिफेंस चैंपियन का टाइटल हमारा था जिसकी वजह से आज हम पहला मैच भी खेल रहे हैं, ओवरऑल मेजबान टीम भी है हम, ये टाइटल पाकिस्तान बरकरार रख पाएगा इस चैंपियंस ट्रॉफी के एंड होने तक? बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे बड़ी खुशाइंद बात है कि एक सेहतमंद माशरे के लिए ज़रूरी है कि उसकी कल्चर एक्टिविटीज़, उसकी स्पोर्ट एक्टिविटीज़ कंटिन्यू रहनी चाहिए। लेकिन हमारे मुल्क के जो हालात थे, जिस तरह श्रीलंका की टीम पे लाहौर पे फायरिंग हुई, उसके बाद इंडिया ने फिर जो उसको हाईलाइट किया, तो उसके बाद बड़े प्रॉब्लम थे पाकिस्तान के लिए कि यहाँ पे टीमें आके खेलें। इवन हमारे ग्राउंड जो है वो वीरान हो चुके थे। तो अब इस गवर्नमेंट ने जो इस पे कंसंट्रेट किया है और जो फॉरेन जो अब्रॉड टीमें उनको कन्विंस किया है कि पाकिस्तान जो है वो पीसफुल कंट्री है, इस तरह का कोई चीज़ नहीं है जिस तरह पोर्ट्रे किया जाता है। तो जब एक बाहर की टीमें आती हैं, लोग इसको देखते हैं, तो वो एक मतलब है ऑल ओवर द वर्ल्ड एक अच्छा इमेज जाता है कि पाकिस्तान में टीमें भी जा सकती हैं, वहाँ पे अच्छे मुकाबला भी हो सकता है, वहाँ पे लोगों की दिलचस्पी भी है। तो इसमें मेरे ख्याल में ये बहुत खुशाइंद बात है। और इस पे सिर्फ जो है एज ए पाकिस्तानी कौम हमें सोचना चाहिए, किसी उसमें पॉलिटिक्स की या किसी दूसरी चीज की कोई गुंजाइश नहीं है। अब अनवर हसन साहब, बड़ा एक प्यारा जुमला जहांगीर जो सामने यूज़ किया कि पाकिस्तान जो है वो पीसफुल कंट्री है और ये जेस्चर दुनिया तक पहुंचाने के लिए हुकूमत ने बड़ी मेहनत भी की है। वी बिंग पाकिस्तानी हमें इस चीज़ को वेलकम करना चाहिए और सेलिब्रेट भी करना चाहिए। लेकिन सर, मुझे ये समझ नहीं आ रही अनवर हसन साहब कि इंडियन टीम तो ना आई, इंडियन सहाफ़ी ज़रूर पाकिस्तान आ गए हैं, वीज़े उन्होंने लगाए, पाकिस्तान ने उनको वेलकम किया, फिर अब वो पाकिस्तान में मौजूद है। तो क्या सिक्योरिटी कंसर्न जो थे वो इंडियन प्लेयर्स के लिए ही थे? ज़रियाब, पहली बात तो ये है कि मैं चैंपियंस ट्रॉफी के पाकिस्तान में आगाज़ पर पूरी कौम को मुबारकबाद भी देता हूँ। देखिए, इससे कौम हमारी क्रिकेट के मामले पे बड़ी जज्बाती है। और एक और बात करूँगा, जो साराना साहब ने 12वें खिलाड़ी की बात की,
वो हालांकि उन्होंने जिक्र अपना किया लेकिन इशारा उनका रजी साहब की तरफ था। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए पाकिस्तान को क्रिकेट के मैदान में इंटरनेशनली बाहर निकालने के लिए भारत ने सर तोड़ कोशिशें की है। उन्होंने पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात करवाए। आज खुशी का दिन इसलिए है कि पाकिस्तानी कौम बड़ी जज्बाती है क्रिकेट को लेकर। और दूसरा आप ये देखिए कि क्रिकेट के मामले पे 29 बरस के बाद इंटरनेशनल टीम्स का पाकिस्तान में आना एक बड़ी इंटरनेशनली हमारी कामयाबी है। और आपने ये बात दुरुस्त कही कि अगर इंडियंस जर्नलिस्टों के लिए पाकिस्तान में सिक्योरिटी का मसला नहीं है तो फिर इंडियन टीम को कैसे हो सकता था। इस बात से भारत की बदनीयती और पाकिस्तान दुश्मनी वाजे होती है कि वो पाकिस्तान में क्रिकेट हो, वो पाकिस्तान में तिजारत हो, पाकिस्तान की सियासत हो, वो उन्होंने यहाँ पर दहशतगर्दी करनी है इन तमाम सेक्टर्स में, इन तमाम यहाँ पर हमारे सेक्टर्स में उन्होंने दहशतगर्दी के वाकयात करने हैं। वो किसी ना किसी सूरत में होते हैं, कहीं पैसा इंजेक्ट करके करते हैं, कभी अफगान जमीन को इस्तेमाल करके करते हैं। खैर एनीवेज आज अच्छी बात यह है कि देखिए एक क्रिकेट का आगाज हुआ। चलिए आपने ये सवाल जिदून साहब से किया था, डिफाइट टीम है, कर सकते हैं या नहीं। देखिए 320 का हदफ है, 321 रन पाकिस्तानी टीम ने बनाने हैं और न्यूजीलैंड ने बड़ा अच्छा प्ले किया। अब पाकिस्तान को देखिए, पाकिस्तान प्रेशर में है, पहली विकेट उनकी पहले ही गिर गई है। अब मुझे जो लगता है, चलिए देखिए ना, आपको बाइस्ड ओपिनियन नहीं देना चाहिए, मुझे लगता है कि पाकिस्तान ये मैच हार जाएगा। उसकी वजह यह है कि जी उसकी वजह यह है कि आप सेकंड बैटिंग जो है वो मुश्किल भी होती है और पाकिस्तान प्रेशर में भी है। पहला आप देखें ना, पहली विकेट भी गिर गई है और हदफ भी बहुत ज्यादा है। इस विकेट पर ये हदफ पूरा करना मुश्किल होगा। आप देखते हैं, लेट्स सी कि आगे क्या होता है। लेकिन कम से कम ये तो भारत को पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है और पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, उन्होंने कम से कम मुंह तोड़ जवाब दिया और बिल्कुल मैदान आबाद किए हैं। इसमें पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की सियासी जो हुकूमती जमात है और इत्तेहादी जमात है, जिन किसी ने भी इसको यहाँ तक पहुँचाने में अपना किरदार अदा किया, डेफिनेटली वो मुबारकबाद के मुस्तहिक तो हैं। और रही बात पाकिस्तानी टीम से, उनकी कारकर्दगी से रिलेटेड, तो इससे पहले कि आप कौम को वजीफों और बीपी की गोलियों पर लगाएं, हमें आपसे बड़ी उम्मीदें हैं। कोशिश करें कि आज का मैच जो है वो जरूर जीते, ताकि इस चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज जो है ना वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ बड़ी पॉजिटिविटी के साथ। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको फिर से ज्वाइन करेंगे और फिर वही सियासत पर बात होगी। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, पाकिस्तान के जो सियासत के मैदान है वो सियासतदानों की गुफ्तगू और उनके बयानात से ताज़ा दम हो जाते हैं। गुज़िश्ता रोज़ साहिबजादा हामिद रज़ा साहब ने एक दावा किया है टीवी टॉक शो में। क्या कहा, जरा सुनिए। जी सारा राना साहब, कोई वाकई में आपको लगता है ऐसी पेशकश की गई है उन्हें मौजूदा सियासी मंजरनामे में, या कुछ 2-4 रोज के अंदर अंदर, या चले इसी हफ्ते के अंदर अंदर, के 3 माह में ना अहली खत्म कर दी जाएगी? कितना सदाकत नजर आती है आपको साहिबजादा हामिद रज़ा साहब के इस दावे में? अच्छा देखें, जहाँ तक ये बात है ना कि जी उन्हें ऑफर हो रही हैं ये तो बहुत पुरानी बात हो गई, ऑफर्स वगैरह की और ये सारा कुछ ना 26 नवंबर वाले दिनों की कह लें। मेरी कैलकुलेशन है, जी मैं सब कुछ मिला के कह रहा हूँ। अच्छा। लेकिन जो चंद दिन पहले आर्मी चीफ साहब ने खत के हवाले से जो जवाब दिया है, उससे मेरी तो सहाफती जो मेरा कैलकुलेशन है वो ये कि सिस्टम में फ़िलहाल इमरान खान के लिए ज़ीरो टॉलरेंस है और इमरान खान के हवाले से सिस्टम में कहीं कोई मामूली सी गुंजाइश भी मौजूद नहीं है। तो ये ऑफर्स वगैरह हुई, ये पता नहीं मोराइल बनाने के लिए लोगों का ये क्या है, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ये बात ठीक है कि इमरान खान को ये ऑफर्स माजी में भी आई कि जी आप बनी गाला चले जाएं, आप सीएम केपी के हाउस चले जाएं, या ये, और ये बात मैं नहीं कह रहा, मतलब नून लीग के लीडरशिप ने इकरार किया कि राना सनाउल्लाह साहब का ऑन रिकॉर्ड है, बात मौजूद है। लेकिन जो अब ये ताज़ा तरीन सिचुएशन में मुझे नहीं लगता कि खान साहब को कोई इस तरह की कोई ऑफर फिलहाल हो सकती है। आगे जाके हो जाए तो मैं कह नहीं सकता। और खान साहब भी जो जवाब दे रहे हैं, जो खत लिख रहे हैं, जो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, वो सुलह करने वाली नहीं है, वो मामलात को आगे बढ़ाने वाली नहीं है, वो टकराव वाली है सिर्फ। अच्छा, तो इस टकराव की उनकी जो स्ट्रेटेजी है, चले अगर कहीं पर उनको कुछ ना कुछ मिल भी जाता है, क्योंकि मरियम साहिबा भी यही कहा करती थी ना कि मफाहमत नहीं मज़ाहमत होनी चाहिए, और इसी तरीके से बयानिए बनते हैं। लेकिन मीनवाइल आरिफ अलवी साहब अमेरिका में हैं, आप सुनने में आया है कि वो भी बड़ी मेल मुलाकातें कर रहे हैं, बड़े ही एक्टिव हैं। आपको लगता है कि वो जो जितनी वहां पे चहलकदमी कर रहे हैं या जिनसे भी मेल मुलाकातें कर रहे हैं, कुछ थोड़ा बहुत उससे अफाका हो जाएगा पीटीआई को? क्योंकि अभी तक तो नहीं हो सका जब से डोनाल्ड ट्रंप ने इख्तिदार संभाला है।
मरीज़ बहुत ज़्यादा बीमार है, थोड़े बहुत अफाके से फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप एक मरीज़ जो बिल्कुल ही बेचारा तबाह हाल है, उसे पैनाडोल से नहीं ठीक कर सकते। ये 200-250 केसों का मामला है, ये इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के टकराव का मामला है, ये इतना आसान नहीं है। और अगर अमेरिका भी कहीं मुदाखलत करेगा तो अमेरिका ऐसे कोई उठा के बीच में तो नहीं कूद पड़ेगा ना कि नहीं जी नहीं कानून रिया करो, मेरा फूफीदा पुत्र है। वो क्यों इस तरह करेंगे? और फिर ताज़ा तरीन जो कुछ भी वर्ल्ड बैंक आ रहा है ये, वो उससे ऐसे लगता है कि अमेरिका को हमने ज़्यादा अच्छा वो टेंडर दे दिया है, हमने ज़्यादा अच्छी ऑफर्स कर दी हैं कि जी तुझे छोड़ो, तुझे हुक्म करें आप क्या चाहते हैं और आप हमारे साथ ठीक हो जाएं, बाकी खैर है। आपको नज़र आना शुरू हो गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद अमेरिका भी इमरान खान को रेस्क्यू करने में इतनी गर्मजोशी का मुजाहरा ना करे। लेकिन यहीं से मेरा ये यकीन है कि एक स्क्रिप्ट हम लिख रहे होते हैं जिसमें बजाय जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो नज़र आ रही होती हैं, और एक स्क्रिप्ट अल्लाह कहीं लिख रहा होता है, बेशक कोई पता नहीं उससे होता तो कि कब कोई क्या खेल इनकारी बदल नहीं है। हर मुस्लिम शख्स जो है वो इस बात का कभी यकीन रखता है। जहांगीर जदून साहब, मुझे ये बताएगा, कानूनी महाज पर कहाँ पे कोई गुंजाइश, कहाँ पर कोई ऑप्शन निकल सकती है कि अगर चले मैं एक लम्हे को मान भी लूँ कि साहिबजादा हामिद रजा साहब कह रहे हैं कि 3 माह में ना अहली खत्म कर दी जाएगी, पॉसिबल है? नहीं, देखिए जिस तरह इजहार राना साहब ने कहा है, बिल्कुल फैक्चुअल बात की है कि टकराव जो है एस्टेब्लिशमेंट का इमरान खान का, ये बिल्कुल देखें ना 100% ये बात करेक्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। गवर्नमेंट एक साइड पे है, गवर्नमेंट तो आपको पता है सिविल गवर्नमेंट के पास अगर ऑनेस्टली बात करें तो जब हाइब्रिड रिजीम होता है तो पावर नहीं होती, पावर वही एक्सरसाइज करते हैं जो गवर्नमेंट को लाते हैं। ये पहले डिसाइड हो चुका है कि कौन सी गवर्नमेंट आती है। अब इमरान खान की देखें जिस तरह का माहौल 26वीं आनी तरमीम के बाद बन चुका है, फिलहाल बहुत जल्दी उनका किसी अदालत से अब जो थोड़ा बहुत रिलीफ मिलता था वो भी मुझे उनका दरवाजा तकरीबन बंद ही नजर आ रहा है। तो इस पे भी कुछ टाइम लगेगा, क्योंकि मैं अभी क्योंकि वकील हूँ, मुझे ज्यादा पता है कोर्टों का। जिस तरह आप चीजें मैनेज हो चुकी हैं, अब वो कोर्टों को थोड़ा सा विंडो थी कि शायद इनको कुछ रिलीफ मिल जाए, तो अभी अपीलें वगैरह जल्दी लगनी भी मुश्किल नजर आ रही हैं। तो अभी मेरे ख्याल में उनको नेगोशिएशन जहाँ पे वो चाहते हैं वहाँ पे करनी पड़ेगी। हालांकि देखें किसी आइन और कानून में ये नहीं लिखा हुआ, लेकिन जिस तरीके से केस बनाए जाते हैं, जो लोग बनाते हैं फिर नेगोशिएशन में वही करते हैं, फिर उन्हीं के कहने पे प्रोसिक्यूटर आके बयान देता है जी जो हमने केस बनाया था उस वक्त वो गलत था, वो जिस तरह मियां नवाज अच्छा जहांगीर जदून साहब, मेरे एक सवाल ले लीजिए, ये मैं स्पेसिफिकली आप और आपकी बिरादरी से जुड़े जो भी मामलात है ना उनसे करना चाह रही हूँ, और उस पर हम सभी की रहनुमाई होनी चाहिए। आपने अभी खुद कहा ना कि चूंकि मैं वकील हूँ और मुझे नजर आ रहा है कि जिस तरीके से कोर्ट्स वगैरह में मामला चल रहे हैं, हुकूमत जो भी इस वक्त कोई स्ट्रेटेजी बना रही है उसके तहत तो भी तो जल्दी अपीलें या दरख्वास्तें भी जो है ना वो उन पर सुनवाई नहीं हो सकती। तो जहांगीर जदून साहब, वकला कम्युनिटी जिस तरीके से एक आम तासुर मिला कोर्ट पैकिंग का, हमें वो गर्मजोशी, हमें वो धरने, वो हड़तालें, वो एहतजाज उस अंदाज से नजर नहीं आया। देखिए अवाम भी तो किसी न किसी के ऊपर इन्हिसार किए हुए हैं ना, किसी की तरफ आंखें उठाकर देखे हुए हैं। अब जो कोर्ट्स में हो रहा है, अब क्या उसके लिए भी अवाम ही बाहर निकलेगी कि वकला इतने क्या कहते हैं वो हो चुके हैं, मैं क्या इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल करूं, इतने हल्के हो चुके हैं कि उनके एहतजाज में वजन नहीं रहा। देखिए जहाँ तक कोर्ट पैकिंग का तल्लुक है, उनका अवाम के मसाइल से तल्लुक नहीं है। अवाम का मसाइल तो होता है जी मेरी ज़मीन का मुकदमा है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है, मुझे किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा हो गया है, कोई कंट्रैक्चुअल इश्यूज़ हैं। ये जो कोर्ट पैकिंग का कॉन्सेप्ट होता है ये पॉलिटिकल पार्टीज के लिए होता है। पहले भी देखे ना जितने सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस आए हैं, जो उन्होंने कारनामे दिखाए हैं, वो सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी को डैमेज किया उन्होंने। जंदू साहब, अवामी मैंडेट अवाम का बुनियादी हुकूक है और उससे मुल्का बहुत सारे मसाइल हैं कि जिसके तहत ये कोर्ट पैकिंग का सारा मामला चला है। अब पाकिस्तान के अंदर जो आइन में लिखा हुआ है उस पर अमल नहीं हो रहा। कोई आइन पे जब तक देखे ना, आइन में लिखा हुआ है कि पाकिस्तान विल बी गवर्न बाय द चोजन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। हाँ जी। तो पाकिस्तान के अंदर कोई जो है गवर्नेंस चोजन पीपल ऑफ तो ये अवामी मसला हुआ ये नहीं हुआ, आप खुद बताइए। नहीं, मसला तो आज नहीं है। पाकिस्तान की जो तारीख आपको बताती है, आप उस दिन सुप्रीम कोर्ट में हम एक बैठे हुए थे, उन्होंने कहा जी 1977 में भी लिस्टें बनी थी कि किसको हराना है और किसको जितवाना है, और आज तक वही लिस्टें चल रही हैं कि किसको हराना है, किसको सीट देनी है, किसको गवर्नमेंट देनी है। तो ये सारा निजाम जो है वो ट्रांसपेरेंसी पे मबनी नहीं है, और किसी वक्त भी जब कोशिश की जाती है कि ये निजाम जो है डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड हो, उसको डिस्टेबलाइज किया जाता है। बाज़ को देखें ना, ये आप
آپ دیکھیں کہ جو لوگ اسٹیبلشمنٹ کو للکارتے ہیں ان کا دل تو کرتا ہے کہ ہم عوامی لیڈر بن کے آئیں، لیکن پھر وہ آخرکار مجبور ہو جاتے ہیں، کمپرومائز ہو جاتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں کہ ان کے بغیر یا دیوار کو آپ نے ساری مارنا ہے تو ان کے ساتھ ہی ہو کہ چلو، ان کے جو کہتے ہیں مانو اور اپنے اقتدار بھی انجوائے کرو اور ان کے ساتھ مل کے چلو، تو وہ مل کے چلنے میں پھر کامیاب ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، عمران خان بھی کہتا ہے پاور جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے، میں بات بھی ان سے کروں گا، بات کو لگتا ہے کہ بالکل سول سپرمیسی پہ بلیو کرتے ہیں، لیکن ابھی بھی اس کو ذرا سا ڈیل دی جائے تو سب سے پہلے وہ جو ہے نا اسی طرح آرمی باپ کہے گا جی قوم کا باپ ہوتا ہے، آرمی کا کام ہی یہ ہے جی کہ چیک کرنا، ایجنسیوں کا کام ہی ہے یہ ہمارے ناک اور کان ہوتے ہیں، آنکھیں ہوتی ہیں، تو یہ والی چیزیں جب یہ بات تو آپ کی بھی ٹھیک ہے، اور اس رانا صاحب کی بات سے بھی میں اتفاق کروں گی کہ جو تندہی یا جس تیزی سے بانی پی ٹی آئی کے بیانات سامنے آ رہے ہیں یا ان کے وکیل یا ان کی بہن جو ان کا پیغام باہر آ کر ہمیں بتاتی ہیں، مجھے تو یہی تاثر ملتا ہے کہ فی الحال معاملات ابھی نہ ہی سمجھے، کیونکہ اتنے سخت بیانات کو اس طرف سے کوئی ڈیل نہیں مل رہی یا وہاں پہ کوئی فلیکسیبلٹی نہیں ہوتی تو وہ پھر جو ہے وہ پریشر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں ہم یہ نہیں کریں، لیکن وہ آپ سارے طریقے دیکھیں آلموسٹ آزما چکے ہیں۔ آپ جتنی بھی 9 مئی کا واقعہ دیکھیں، 26 نومبر کا دیکھیں، پھر وہاں پہ دیکھیں نا، اب گورنمنٹ نے تو ایک جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے ایک بات ذہن میں رکھی ہوئی ہے کہ بھائی اس طرح ملک کو آپ جس طرح ہم چلائیں گے اس طرح چلے گا، جس طرح آپ وہ چلانا چاہتے ہیں اس طرح ہم نہیں چلیں گے۔ اور اس بات کو کہ تو یوں کہہ لیجئے کہ وضاحت خود فیصل باوڑا صاحب بھی کر چکے، کل اپنے پروگرام میں شیئر بھی کی تھی، لیکن رضوان رضا صاحب مجھے یہ بتائیے گا، یہ مریم نواز صاحبہ صوبے کی سی ایم ہیں، مانا کہ وہ کام کر رہی ہیں، مطلب جو بھی انہوں نے منصوبے سٹارٹ کیے، پر سر ایسی کوئی وجہ یا کیا ضرورت محسوس ہوئی کہ ابھی انہیں حکومت سنبھالے سال بھی نہیں ہوا اور عوام کی مطلب یوں کہہ لیجیے کہ ضمانتوں کے حصول میں وہ عوامی ضمانتوں کے حصول میں جلسے بھی کر رہی ہیں، اجتماع بھی کر رہی ہیں؟ ڈونٹ یو تھنک اٹس ٹو ارلی؟ اچھا مجھے نہیں لگتا، میرا خیال ہے کہ یہ بہت لیٹ کیا انہوں نے شروع، ٹھیک ہے؟ اگر جو ان کے خلاف جتنا بھی پروپیگنڈا ہوا ہے فارم 45-47 کا، اگر وہ الیکشن کے دوران ہی اتنی رابطہ کاری کا آغاز کر لیتی ہیں وہ اور ان کے والد صاحب، تو وہ پروپیگنڈا نہ ہو پاتا، اس کی جگہ پھر کوئی اور پروپیگنڈا ہوتا۔ لیکن میں یہاں پہ ایک بات جو ہے وہ ضرور کہنا چاہوں گا، 1992 کے اندر ہمیں صحافت میں آئے کوئی 3-4 سال ہو گئے تھے، تو ہم نے کہا کہ یہ صحافت کیا ہے۔ اس وقت سٹاک مارکیٹ پہلی دفعہ اتنی زیادہ اوپر گئی تھی، ہم سٹاک مارکیٹ میں چلے گئے سرمایہ کاری کے لیے، تو وہاں پہ ایک میمن بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے پوچھا کہ وہ جو مخاطب تھے ان کے، جو میرے میزبان تھے، ان سے پوچھا کہ یہ لونڈا کیا کرنے آیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ انویسٹمنٹ کرنے آیا ہے۔ انہوں نے آگے سے ایک بات کہی کہ اسے کہو کہ چونی وہاں پہ ڈھونڈے جہاں پہ گمی ہے، جہاں پہ اس نے 4 سال لگائے نا اپنی زندگی کے، وہی اسی شعبے میں جا کے کام کرے۔ دیکھیے اگر بانی پی ٹی آئی کو کوئی ڈیل ملنی ہے تو وہ اسلام آباد سے ملنی ہے یا آپ کے بقول پنڈی سے ملنی ہے، وہ واشنگٹن سے نہیں ملنی۔ میرے بھائی علوی صاحب جتنا مرضی وہاں پہ بیٹھ کے لابنگ کر لیں، جتنا مرضی زور لگا لیں، عاطف خان صاحب وہاں پہ بیٹھ کے، وہاں سے کچھ نہیں ہونا۔ وہ میکسیمم گارنٹرز ہو سکتے ہیں، فیسیلیٹیٹرز ہو سکتے ہیں، تو جب آپ وہاں پہ ڈھونڈ ہی نہیں رہے جہاں پہ چونی گری ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی ڈھونڈنے کی نیت نہیں ہے، آپ کو ملے گی نہیں وہ۔ رزلٹ پہلے سے ہی طے ہے کہ چونی وہیں پہ سے ملنی ہے جہاں پہ گری ہے۔ اچھا اب ایک اور سوال میرا لے لیجیے، فواد چودھری صاحب 1-2 دن سے کہہ رہے ہیں کہ ہم کوئی ایک کمیٹی بنائیں گے، فری عمران خان کمیٹی۔ آپ کو لگتا ہے کہ اگر جو چونی عارف علوی صاحب کو نہیں ملی وہ انہیں مل جائے گی، وہ کھویا ہوا سکہ اگر اس قسم کی کمیٹی بن جاتی ہے تو؟ دیکھیں فواد چودھری صاحب سے میرے تعلقات کبھی بھی آئیڈیل نہیں رہے، لیکن میرا خیال ہے یہ ہاتھ وہیں پہ مار رہے ہیں زمین پہ جہاں پہ چونی گری تھی۔ اچھا یہ ہاتھ سے یہ صحیح جگہ پہ مار رہے ہیں، اس لیے میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے فواد چودھری صاحب کو پی ٹی آئی کے اندر تو آپ نے نہیں لانا نا، سوری پی ٹی آئی نے نہیں لانا، تو جب پی ٹی آئی نے نہیں لانا تو پھر ان کے لیے باہر تو کوئی جگہ ہونی چاہیے۔ تو اگر اپنا عمران خان لور کلب ہو گیا یا رہائی کمیٹی ہو گئی یا اس طرح کا کوئی اور اس کے کوارڈینیٹر ہو گئے، تو وہ اب اگر کوئی بندہ کہتا ہے نا کہ جناب فواد چودھری صاحب کی کیا حیثیت ہے، تو پھر وہ نہیں کہہ پائے گا، نہیں کہے گا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ان کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے اور اسی محاذ پہ رکھنے کے لیے، کیونکہ بہت ساری قوتوں کے لیے اب فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ ایکسیپٹیبل ہیں۔ اچھا
जेल के अंदर की चले कुवतों हॉट के लिए है भी तो और वो बाहर पहले के लिए। पीटीआई की गवर्नमेंट में भी रहे हैं। लेट्स सी वो खुद अपने आप को मजीद इन आने वाले दिनों में और कितना लाइमलाइट में ले आते हैं। अनवर रज़ा साहब, फवाद चौधरी साहब के हवाले से कल आपकी मेरी बड़ी जो गुफ्तगू हो रही थी प्रोग्राम में, आपने बहुत सारी बातें भी की थी और जो गुफ्तगू आपने की उसका कहीं ना कहीं हवाला दिया फैसल वावड़ा साहब ने एक टीवी टॉक शो में, और उन्होंने कहा फवाद चौधरी जो है वो मेरी एक्सटेंशन है, रात 3 बजे वाले दोस्त हैं, वो पीटीआई में जाना चाहते हैं और हम उनकी मदद करेंगे। और अभी रजी दादा भी यही कह रहे हैं कि वो एक्सेप्टेबल हो चुके हैं बहुत सारी कुव्वतों के लिए। क्या फोर्स ही कर रहे हैं आप? देखिए, मैंने कल भी अर्ज किया था जी, जी। साहब पार्टी के अंदर भी अपनी पोजीशन बनाना चाहते हैं और किसी ना किसी असाइनमेंट पे हैं, और आपको पता है असाइनमेंट कौन से हलकों से दी जाती है, तो डेफिनेटली उनको मुस्तकबिल में कोई रोल भी मिलेगा, और जब आप किसी के लिए काम करते हैं तो आपको उसको बाखूबी मुआवजा भी बड़ा अच्छा मिलता है। और अच्छा, माजी में भी हमने जो देखा- अभी वो कर रहे हैं, आपको लगता है कि आने वाले दिनों में पीटीआई में वो आ सकते हैं वापस? अच्छा अनवर भाई, बिल्कुल जी, मुआवजा ना बिल्कुल। कहीं इफ्जाना कह दे। हाँ, ये बात आपकी दुरुस्त है, बिल्कुल क्यों नहीं आ सकते जी। कोई इस सियासी जमातों में हमने बहुत कुछ होते देखा। आपने 2-3 बातें की, मैं मुझे जरा मौका प्लीज, दीजिएगा। प्लीज। हामिद रजा साहब की आपने जब बात की, वो एक जज्बाती सियासी बयान उनका हो सकता है, कोई डील नहीं हो रही, कोई बातचीत नहीं हो रही, कोई 3 महीने के अंदर उनका केस जो खान साहब का वो उनको सेटल नहीं किया जा रहा, ना ही उनको रिहाई मिल रही है, ये ज़हन में रख लें फिलहाल तो। और 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से मैं एक बात करूंगा, जिस तरह आपको याद होगा मौलाना फजल रहमान साहब ने 70 से ज्यादा जो शिक्के थी उनको 30 के करीब ले आए थे ना। हाँ जी, अब हाँ आने वाले दिनों में भी आप एक इस तरह की मूव देखेंगी। चले मैं वो भी आपसे डिस्कस कर जी लेते जी, हैं जो कि मैं कबल वक्त है। भी, हाँ, क्या है वो है इस तरह के, आप देखिए अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तकर्रुर होना है, उसके लिए पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी जाएगी। गवर्नमेंट अपने लोग जितने देगी, अपोजिशन से भी इतने लोग आएंगे, और अपोजिशन इस वक्त जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है, और अपोजिशन उस पार्लिमानी कमेटी में डेफिनेटली मौलाना फजल रहमान चाहेंगे कि उनके भी 2 बंदे एडजस्ट किए जाएं, और जब वो बंदे एडजस्ट हो जाएंगे, पार्लिमानी कमेटी जब जो है वो बनेगी, फिर आप देखिएगा एक दफा, ये मैं अब इसको ज्यादा खुल कर नहीं बता सकता, बस आप ये देखिएगा कि 26वीं आनी तरमीम वाला मामला जो है वो रिपीट होगा। मैसेज में बताना है आपने, जैसे आप हमेशा बताते हैं। जी जी, वो 26वीं आनी तरमीम वाला मामला जो ना वो रिपीट होगा। वो रिपीट होगा, इसलिए पाकिस्तान तरीके इंसाफ को अब बड़ा उन्होंने बड़ा वो कहते हैं ना फूंक फूंक कर कदम रखना है। जहां वो मौलाना फजल रहमान साहब के साथ प्यार की पिंगे बढ़ा रहे हैं, वहां उन्हें देखना भी होगा कि कहीं 26वीं आनी तरमीम वाला हाथ फिर ना उनके साथ कहीं हो जाए। एक बात, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये पीटीआई वालों को सोचने समझने की जरूरत है। हमने तो चले यहाँ पर बैठकर बात कर ली। जहां तक बात रही इमरान खान साहब ने, देखिए उनके जो स्टेटमेंट हैं, उनकी जो गुफ्तगू है, जो अलीमा खान साहिबा और जो बाकी लोग आकर बात करते हैं, क्या आपको लगता है इन स्टेटमेंट के नतीजे में कि उनकी एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई बात हो रही है? हरगिज नहीं हो रही, क्योंकि अब जो मामला है, अब सारा कुछ बहुत सारी चीजें जो है 90% चीजें जो हैं वो ताकतवर हल्के ग्रिप कर चुके हैं। ठीक, अब क्या रह गया? अब जो परफॉर्मेंस वाला मामला है वो गवर्नमेंट की तरफ है, सिविल गवर्नमेंट की तरफ है। उन्हें अवाम को रिलीफ देना है, उन्होंने इकोनॉमी को बेहतर करना है, उनको जो ताकतवर हल्के हैं वो पुश अप कर रहे हैं, धक्का दे रहे ठीक है, तो हैं, उनका साथ दे रहे हैं। एस्टेब्लिशमेंट के मामले हाथ में चूंकि सारे मामला है, तो हम ये कह सकते हैं कि इस वक्त सिर्फ 10% ही गुंजाइश या स्पेस इस वक्त में बानी पीटीआई या पीटीआई के लिए हमें नजर आ रही है। आपका अभी कमेंट ले लेते हैं, ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक वंस अगेन नाज़रीन। नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने न्यू मरी प्रोजेक्ट गोल्फ सिटी और रख तख्त पड़ी रेफरेंस जो है वो दायर कर दिया है, और इस रेफरेंस में प्रॉपर्टी टाइकून मलिक रियाज साहब, इसके अलावा चौधरी परवेज इलाही साहब और मलिक रियाज अहमद और अली रियाज साहब समेत 18 मुल्ज़मान हैं जिनके खिलाफ ये रेफरेंस दायर हुआ है। और इससे पहले कि मैं इसकी डिटेल की तरफ बढ़ूँ या सवालात की तरफ बढ़ूँ, मैं आपको ये बता दूं कि 2018 में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक फैसला जारी हुआ था, जिसके में हुकाम को ये हिदायत जारी की गई थी कि कब्जा जो है वो फौरी तौर पर छुड़वाया जाए। 2 हाउसिंग सोसाइटीज़ का इस पे था, एक तो बहरिया टाउन थी और एक दूसरी एक नामवर जो हाउसिंग सोसाइटी है उसका इस अराजी पर 50-50 यूँ कह लीजिए कि कब्जा चल रहा है। लेकिन मलिक रियाज साहब के हवाले से मैं बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हर दौर में मुश्किल रहा है उनके ऊपर हाथ डाला जाना। अब चले नैब ने रेफरेंस भेज ही दिया है और यूँ कह लीजिए कि हिदायत भी जो दीगर मामलात हैं वो भी शुरू कर दिए हैं। तो जहांगीर जैतून साहब, आपको लगता है कि जो सिस्टम, मतलब मैं हुकूमती पॉलिटिकल सिस्टम की बात कर रही हूँ, हर दौर में कहीं ना कहीं मलिक रियाज साहब का बेनिफिशियरी रहा है और इत्तेहाद में बैठी तमाम सियासी जमातें इस वक्त हुकूमत कर रही हैं, इस दौर में भी कुछ ना कुछ निकल सकेगा उनके खिलाफ, या कोई ना कोई तहकीकात जो है वो अपने मंतकी अंजाम तक पहुंच पाएंगी? केस इस नौयत का है? देखिए, उनके खिलाफ तो जब से उन्होंने ये प्रॉपर्टी का बिजनेस शुरू किया उस वक्त से ही चीजें जो है बहुत बड़ी एविडेंस है। लेकिन
पाकिस्तान के तमाम अदारे जो हैं किसी न किसी तरह से डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो कंट्रोल करते रहे हैं, चाहे जो भी इदारा हो, चाहे एस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे जुडिशरी हो, गवर्नमेंट हो, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हो। तो इसीलिए वो कहते हैं जब मैं किताब लिखूंगा तो फिर सारे जो है वो नंगे हो जाएंगे। तो उनके पास बहुत मवाद है और उन्हें ये तो ओपनली वो कहते रहे कि जब तक फाइल को पीए न लगाए। तो ये जो इनका भी केस खुला है, ये बिल्कुल फैक्चुअल चीजें हैं कि उनकी जितनी भी प्रॉपर्टी है, देखिए प्रॉपर्टी टाइकून जो भी होता है प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी पे कब्जे करने के माहिर होते हैं, उनके पास टीमें होती हैं कब्जे कराने के लिए, और ज्यादा शमलात प्रॉपर्टी भी कब्जे करते हैं। अब भी जो लोग गवर्नमेंट के साथ बैठे हुए हैं गवर्नमेंट में, अगर उनकी हाउसिंग सोसाइटी होती है तो वो बिल्कुल या अपने रेजिडेंशियल को कमर्शियल कर लेते हैं, तो उनके पास मुख्तलिफ मोडस ऑपरेंडी होती है। मैं एक केस में आपको बताऊं कि जो बैरिया एनक्लेव था, 1400 कनाल जो इसका रास्ता था, ये सीडीए की जमीन मैंने एविडेंस पेश की अदालत के अंदर कि जी बैरिया ने कब्जा किया है इस पे, और ये लोगों की प्रॉपर्टी है, पब्लिक प्रॉपर्टी है। लेकिन जो सीडीए के डीजी थे वो पेरोल पे थे बैरिया के, फिर उन्होंने कोर्ट को मैनेज किया, फिर वकीलों के जरिए, तो वो उस पे हाथ डालना मुश्किल था। अब भी यकीनन अगर वो बात मान जाता कि जी आके प्रूवर बन जाता तो उस पर कोई नहीं हाथ डालता। तो अभी भी एक कोशिश है, देखें कामयाब होती है। तो ये तो असल में जिससे को तो काम कर रहे होते हैं कोई भी नहीं हाथ डालता, वो सारे उनके साथ मिले होते हैं, चाहे डीएचए। अब देखें ना डीएचए का उनके साथ कितने प्रोजेक्ट में शेयर है। अब ये पूरा जो बैरिया 7, 8 फिर डीएचए में जितने प्रोजेक्ट चलते रहे हैं वो उसके साथ मिलके जॉइंट वेंचर हैं, और ऐसी ऐसी चीजें हैं डीएचए और आर्मी हाउसिंग सोसाइटी की कि अगर वो किताब आपका कानूनी तजुर्बा क्या कहता है जदून साहब, मैं वो जानना चाह रही हूँ, कुछ निकलेगा या नहीं निकलेगा, या सिर्फ केसों पर तारीखें और तारीखों पर मामलात कहानी आगे चली जाएगी? देखें, पाकिस्तान के अंदर जो भी अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म है वो फेयर एंड ट्रांसपेरेंट नहीं है। वो किसी मसलत के तहत अकाउंटेबिलिटी होती है और उसका नतीजा कुछ भी नहीं निकलता। अगर वो उनको तो तंग भी कर जाएगा, फाइनली कुछ भी निकलेगा। पाकिस्तान के अंदर देखें ना, आप सारे हमारे बैठे हुए हैं, अपने गुफ्तगू में एक जुमला कहा यहाँ पे, मसलिहत के तहत अकाउंटेबिलिटी होती है। इसारा ना साहब, क्या मसलिहत छुपी होगी कि नैब ने उनको रेफरेंस में क्या कहते हैं शामिल कर लिया है? और पिछले दिनों भी आपको पता है कुछ मामलात उठे थे, कुछ गवाहियां चाहिए थी, फिर उसके बाद मलिक रियाज साहब ने धड़ाधड़ ट्वीटें करना शुरू कर दी, फिर मामलात खामोश हो गए, अब फिर ये सब कुछ अमल जो है वो शुरू हो चुका है। ये पहले तो मैं ना, रजी भाई ने वो एक चवन्नी वाली बात की थी ना कि चवन्नी वहाँ ढूंढे जहाँ गुम हुई है। तो एक बच्चा स्कूल पहुँचा तो टीचर ने कहा बहुत लेट हो गए, तो उसने कहा जी मेरी चवन्नी गुम हो गई थी। तो दूसरा भी लेट था, उसने कहा तुम क्यों लेट हो गए? उसने कहा जी मैं चवन्नी पे पैर रख के खड़ा था। तो जब तक चवन्नी के ऊपर पैर है ना, कोई भी बंदा टाइम से अभी चवन्नी के ऊपर पैर किसका है ये भी बता दें। मेरी चवन्नी जो गिमी थी ना 1993 में, उसमें इसार राणे का पैर है मुझे लगता है। हम दोनों इसीलिए लेट है जिंदगी में। लेकिन बात यह है कि अगर पाकिस्तान का निज़ाम ऐसे ही चलना है कि इसमें इंसाफ, कानून, ये वो सब एक ढकोसला बन के रह जाएगा और सबको नज़र आ रहा होगा कि ये इसको सज़ा किसी और बात की मिल रही है, बज़ाहिर कुछ और नज़र आ रहा है, तो मतलब मेरा ख्याल है जुडिशरी ने और कितना नीचे जाना है। एक तरफ हम कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट जो है वो पानी चाहिए, एक तरफ वो यहाँ से पैसे निकाल के दुबई ले गए, वहाँ पे वो अपना कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान को आप कॉर्नर करने के लिए कितना नुकसान करेंगे, कहाँ नुकसान करेंगे, किस को उसके लिए गवाही के ऊपर तैयार करेंगे, और अगर वो नहीं होंगे तो सज़ा देंगे। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा सोच लेना चाहिए कि इस सतह पे क्यों हम जा रहे हैं यार। अब बस मासूम अगर इसराइल बैठ सकते हैं तो यार कौन सी इतनी बड़ी क़यामत हुई है, बैठ जाएं, पाकिस्तान को इस्तेकाम मिल जाए। ये जलसे वलसे ये जो सब नज़र आ रहा है, ये सब कुछ ये बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ये होने चाहिए, लेकिन इससे सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा। आप जितना मर्जी जोर लगा लें, कहें कि जी तुसी ज़रा बाहर निकलो, लोगों से मिलो, एक तासुर बनाओ कि इमरान का नैरेटिव कमज़ोर हो गया है, आप सर्वे करवा लें, उसमें कहना शुरू कर दें कि जी पीटीआई का सर का नीचे आया है, नौजवानों में नून लीग का बढ़ गया है, इससे कोई फायदा नहीं होना। फायदा तभी होगा जब आप मुआशरे में इंसाफ कायम करेंगे और मुआशरे के अंदर जो ये कीड़े मकोड़े 24 करोड़ हैं, इनको इज्जत देंगे, इनकी बात को, इनकी वोट को, इनके मैंडेट को इज्जत देंगे। बस अनवर रज़ा साहब, ये जो रेफरेंस दायर किया है नैब ने, इसमें सिर्फ मलिक रियाज साहब तो नहीं है, इसमें तो वो भी हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद में रहे और फिर गालिबन अभी खामोशी, चुप का रोज़ा उन्होंने रखा हुआ है और अभी ज़रा सुकून से बैठे हुए हैं। परवेज़ इलाही साहब के वाले से मैं बात कर रही हूँ,
क्या वजह बनी? इनको भी नैब ने शामिल कर लिया रेफरेंस में। अगर मतलब घी सीधी उंगली से नहीं निकला तो आपको लगता है टेढ़ी करनी पड़ गई है नैब को या फिर दीगर लोगों को? जरिया, पहली बात तो ये है कि मलिक रियाज के खिलाफ जो रेफरेंस कायम हुआ ये कोई पहली मर्तबा नहीं है। इनके खिलाफ बहुत सारे मुकदमात हैं और इस नैब के रेफरेंस का भी कोई हासिल वसूल नहीं होगा। अच्छा। ये सिर्फ प्रेशराइज करने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि आप जानती हैं कि अगर ये वादा गवाह बन जाते तो आज ये मुल्क में भी होते और यहाँ पर बिजनेस भी कर रहे होते। तो अनवर रज़ा, एक मिनट, हाँ ये बता देना मुझे कि ये तो प्रेशराइज नहीं हुए, चौधरी साहब प्रेशराइज हो जाएंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता। चौधरी साहब से आप देखें ना, चौधरी साहब उम्र के इस हिस्से में है, अब उन्होंने क्या करना है? सियासत उन्होंने करके देख ली, सारा कुछ उन्होंने एंजॉय किया इस मुल्क में। अब उम्र के इस हिस्से में वो क्या अपना, मुझे बताएं, अपनी वफादारियां तब्दील कर लेंगे? वो ये खुद कहते हैं कि अब मैं मर जाऊंगा, पीटीआई नहीं छोड़ूंगा। खैर ये तो उनका, तो फिर ये नैब के रेफरेंस कभी वो मेरा नहीं ख्याल के पीटीआई से पीछे हटेंगे। दूसरी बात, मुझे जब आप गुफ्तगू कर रही थी याद आ रहा था, ये वही मलिक रियाज है जो एम्बुलेंस में F8 के किसी एक घर में पैसे पहुंचाया करते थे। ये वही मलिक रियाज हैं जो अरबों रुपए किसी को कैंपेन के लिए दिया करते थे। ये वही मलिक रियाज हैं जो मौजूदा दौरे हुकूमत के लोगों के साथ जिनके बिजनेस हैं अब भी। तो मुझे बताएं, ये वही मलिक रियाज हैं जो एस्टेब्लिशमेंट के लोग इनके पास काम करते हैं। तो फिर इसको किसने हाथ डालना है? ये सिर्फ प्रेशराइज किया जा रहा है और इस केस का, इस रेफरेंस का कुछ भी नहीं होगा। उसकी बहुत सारी दलीलें हैं, हमने माजी में भी देखा है ऐसे बहुत सारे। देखिए, पॉलिटिकली जो मनूवरिंग की जाती है ना, वो फिर एक वक्त के लिए तो ठीक होती है, लेकिन वक्त के साथ साथ उसका कोई फायदा नहीं होता। आप देखिए कि अगर मलिक रियाज ने टूटना होता तो वो पहले ही वादा माफ गवाह बन जाते, दुबई में ना बैठे रहते। और दूसरी बात, बहुत सारे लोगों ने उनसे राब्ते किए जो इस वक्त गवर्नमेंट में भी मौजूद हैं, वो उनकी बात उन्होंने मानी, एस्टेब्लिशमेंट की बात नहीं मानी। तो इस रेफरेंस से मेरा नहीं ख्याल कि आप उन जो चाहते हैं उनसे वो हासिल कर पाएंगे। ठीक। अब रिजवान रज़ी साहब, हमने यहाँ पर बहुत देखा है माजी में बड़े ऐसे केसेस बनते रहे। मैं खाली से मलिक रियाज साहब के हवाले से बात नहीं कर रही हूँ, दीगर लोग भी इसमें, एमक्यूएम के बानी भी शामिल हैं। किसी को कहा गया इंटरपोल के जरिए लाएंगे, किसी का कहा गया कि पैसा मुल्क में वापस लाया जाएगा, किसी का कुछ तो किसी का कुछ। उनमें से सबसे एक मजबूत तरीन शख्स मलिक रियाज साहब खुद भी हैं। आपको लगता है कि सिर्फ रेफरेंस दायर कर देना तो ये एक ज़बानी जमा खर्च क्यों होंगे, लेकिन किताबी जमा खर्च है, लफ्ज़ों का हेर फेर है और कागज़ के चंद टुकड़े हैं। मीनवाइल उनके ऊपर हाथ डालना ये अफोर्ड कर सकती है गवर्नमेंट खुद भी और नैब जैसा इदारा भी? देखिए, पहली तो बात ये है कि मलिक रियाज साहब जो हैं वो एक इंतहाई करप्ट आदमी है, और ऐसा करप्ट आदमी जो कि मीडिया पे बैठ के पब्लिकली मेरे भाइयों के मुंह के ऊपर थप्पड़ मारता है, इस निजाम के मुंह के ऊपर थप्पड़ मारता है, और हम सेलिब्रेट करते हैं, उसमें लगाते हैं। बजाय इसके कि हम कानून को एक्टिवेट करें, बजाय इसके कि हम निजाम को बेहतर करें, हम उसको अप्रिशिएट करने में लग जाते हैं कि इसने कितनी अच्छी बात कही है। और जब वो कहता है कि हर शख्स करप्ट है, तो वो इसार राना और मेरे जैसे हर उस शख्स को गाली देता है जिसने कस्म फुर्सी के अंदर जिंदगी गुजार दी और करप्शन नहीं की। और मेरा ये ईमान है, इस मुआशरे के अंदर मेजॉरिटी ईमानदार लोगों की है। आप तंजिया, जितने भी करप्ट लोग हैं वो तंजिया उनको कह दें कि इनको चांस नहीं मिला इसलिए ये ईमानदार है, लेकिन हैं। इसी वजह से सोसाइटीज कायम रहती हैं कि वहां पे ईमानदार लोगों की तादाद ज्यादा होती है। लेकिन वो शख्स मीडिया पे बैठ के पैसे खर्च करके हर उस शख्स की बेइज्जती करता है, इज्तिमाई कौमी बेइज्जती करता है, उसको तो उल्टा लटकाया जाना चाहिए। पहली बात, ये ईमानदार हुकूमत का लटका देगी वो जो भी हुकूमत हो, लेकिन इसको तो जो इज्तिमाई ज़मीर की ऐसी करता है, एक बात। दूसरी बात यह है कि वो हर वक्त काबिल फरोख्त है अनवर भाई। वो सिर्फ अदायगी जो है ना वो अपनी टर्म में करता है कि मैं जमीन की टर्म के अंदर अदायगी करूंगा, जो वो बेवाओं की, यतीमों की और बेकसों की वो छीनता है, कत्ल करके छीनता है, वो उसमें अदायगी करता है। तो ये उसको आप मजलूमियत का गलाफ ना पहनाएं। देखिए, उसकी पहली गिरफ्तारी मुशर्रफ साहब के मार्शल्ला में हुई थी, लगते ही हुई थी। हमने भी उस वक्त भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़े थे कि ठीक है जनाब, इसको पकड़ा जाए। ये 1996 से लेके ये खरबोंपति हो गया 5 साल के अंदर। लेकिन उसके बाद फिर नैब के चेयरमैन उस वक्त के जो थे, और जनाब ये मलिक साहब, ये कमरे से बरामद हुए। तो हमारी हुकूमत से मुराद में तमाम इदारों की बात कर रही हूं। कोई इतना ताकतवर शख्स है यहाँ पे बैठा हुआ कि माजी की हुकूमतों ने तो पकड़ा नहीं, ये लोग पकड़ लें। वो दोनों बरामद हो गए कमरे के अंदर से मुस्कुराते हुए। बाद में हमें पता चला नैब के वो जो चेयरमैन थे उनकी फैसलाबाद के अंदर बड़ी फैक्ट्रियों में पार्टनरशिप निकल आई है। आज क्या गारंटी है कि आज भी नैब के चेयरमैन, जो कि इन नोटिस से पहले जाती तौर पे जाके दुबई में उनसे मुलाकातें करके आते रहे हैं, वो उनके खिलाफ कोई मुअस्सर
कार्रवाई कर पाएंगे, मुझे नहीं लगता। चलो, ये आपका अपना तज्जिया है। लेट्स सी, हम लोग भी इस इंतजार में बैठे हैं कि रेफरेंस तो दायर हो ही चुका है, आगे क्या होगा? क्या नैब कुछ करेगा या फिर मलिक रियाज कोई ना कोई एक आधी ट्वीट ऐसे करके जवाब देने की कोशिश करेंगे कि अगर मुझ पर एक बार फिर से हाथ डाला गया तो जवाब याद रखेगा। इजाजत दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।